सो हेलो व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका आज के इस रिवीजन सेशन में, जहां हम कवर करेंगे एसे 800 की सीरीज का नेक्स्ट एसे। द नेम ऑफ द एसे इज एसे 805 अगेन स्पेशल कंसिडरेशन। सर यहां ऑडिट किसका होगा? मैंने कहा लास्ट वाला जो एसे था 800, हमने उसमें बात की थी कि हम जो ऑडिट करेंगे वो स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क से करेंगे। बट अभी जो हम ऑडिट करेंगे सर, इस बार हम ऑडिट किसका कर रहे हैं? एक सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। सर ये सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है? तो मैंने कहा सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब है कि जब हम बात करते हैं ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, तो क्या आपको पता है उसमें क्या आता है? हाँ सर, बैलेंस शीट आती है, पीएनएल आता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट आता है, नोट्स टू अकाउंट्स होते हैं। तो इसको क्या कहते हैं? कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जब मैं बोलता हूं सिंगल सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो सर इसमें क्या आएगा? मैंने कहा इसमें सिर्फ हम एक ही आइटम की बात करेंगे, यानी हम या तो ऑडिट करें सिर्फ पीएनएल का, या हम ऑडिट करें सिर्फ बैलेंस शीट का, या ऑडिट करें हम किसका? किसी कैश फ्लो स्टेटमेंट का। तो जब किसी एक स्टेटमेंट की बात होती है तो सर इसका क्या मतलब है? सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ये कहता है या तो आप ऑडिट कर रहे हो एसएफएस का, एसएफएस का क्या मतलब है? सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, या आप ऑडिट कर रहे हो एसईएफएस का। सर एसईएफएस का क्या मतलब है? स्पेसिफिक एलिमेंट, स्पेसिफिक अकाउंट और स्पेसिफिक आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सर ये कौन सा आइटम है? मैंने कहा आइटम का मतलब होता है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के आइटम्स होते हैं, जैसे कोई बैलेंस शीट का आइटम हो गया, जैसे कोई पीएनएल का आइटम हो गया, या कोई और आइटम हो गया। तो ये कहता है एलिमेंट का मतलब है सपोज आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फॉर एग्जांपल डेटर्स, फॉर एग्जांपल कैश और बैंक बैलेंसेस। यू आर गेटिंग द पॉइंट और नॉट? यस सर, वी गॉट इट। अब एक बात बताओ सर, सारे के सारे बच्चे, क्या मैं सिर्फ जब डेटर्स का ऑडिट करूंगा तो डेटर्स में सिर्फ डेटर्स का अमाउंट आएगा, या डेटर्स के रिगार्डिंग जो डिस्क्लोजर होते हैं? सर दोनों, डेटर्स का अमाउंट भी आएगा, डेटर्स के डिस्क्लोजर भी आएंगे। यानी इसके अंदर इसके जो रिलेटेड नोट्स होते हैं, जो रिलेटेड अकाउंटिंग पॉलिसीज होती है, एक्सप्लेनेटरी इंफॉर्मेशन होती है, वो भी इसका पार्ट बन जाती है। क्या यहां तक सारी बातें क्लियर है? हाँ सर। अब सर एक बात बताओ, ये जो हमारा स्टैंडर्ड है इसमें हमें क्या करना है? मैंने कहा यहां पे भी हम स्टैंडर्ड को 3 पार्ट्स में बांटते हैं। सर कौन कौन से? एक तो एक्सेप्टिंग्स ऑफ द ऑडिट, दूसरा प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग द ऑडिट, एंड तीसरा आपका रिपोर्टिंग पार्ट। जब मैं बात करूंगा एक्सेप्टिंग द ऑडिट की, सर यहां ऑडिट कब एक्सेप्ट होगा? तो मैंने कहा सिंपल सी बात है, अगेन जैसे हमने ऐसे 800 में किया था कि हमें एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ एफआरएफ देखनी है, यहां भी हम एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ एफआरएफ पे फोकस करेंगे। सर एफआरएफ किसके लिए? या तो एसएफएस के लिए या एसईएफएस के लिए। बोलो मेरे साथ, या तो एसएफएस के लिए या एसईएफएस के लिए, यानी या तो सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए या स्पेसिफिक एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए। अब सर हम क्या चेक करें जिससे हमें पता चले कोई एफआरएफ एक्सेप्टेबल है कि नहीं? तो मैंने कहा सिंपल सी बात है, क्या आप पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एफआरएफ देख रहे हो? मैंने कहा नहीं, सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, किसी स्पेसिफिक एलिमेंट का। तो मैंने कहा उसके साथ उसके लिए एडिक्वेट डिस्क्लोजर होने चाहिए, उसके साथ उसके लिए एडिक्वेट डिस्क्लोजर होने चाहिए, सो दैट जो हमारे इंटेंडेड यूजर्स हैं, जिनके लिए रिपोर्टिंग हो रही है, दे आर एबल टू अंडरस्टैंड। मैंने कहा क्या? सबसे पहले तो इंफॉर्मेशन जिसको आप ऑडिट कर रहे हो, प्लस उस इंफॉर्मेशन पे क्या इफेक्ट है, उस इंफॉर्मेशन पे क्या इफेक्ट है ऑफ द मटेरियल इवेंट्स एंड ट्रांजैक्शन। सर कुछ समझ में नहीं आया? अच्छे से बताओ। मैंने कहा ध्यान से एग्जांपल समझना। सपोज आप ऑडिट कर रहे हो किसी डेटर्स का। मैंने कहा ठीक है, तो डेटर्स के साथ आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा ये डेटर्स कितने के हैं। मैंने कहा वेरी गुड। अब सर इसका जो डेटर्स हैं 2 लाख के, इसके साथ ये भी बताना पड़ेगा 2 लाख के डेटर्स आए कैसे। तो मैंने कहा हमने बताया 2.5 लाख के डेटर्स थे, उसमें हमने 50,000 का प्रोविजन बनाया। तो क्या मैंने पूरी इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज कर दिया? हाँ। अब ये 50,000 के प्रोविजन के पीछे की जो कहानी है वो भी आपको डिस्क्लोज करनी है। फॉर एग्जांपल लेट्स से 50,000 के डेटर्स इनसॉल्वेंट हो गए, तो अगेन यू नीड टू गिव दिस इंफॉर्मेशन सो दैट लोगों को इसका इफेक्ट पता चल सके डेटर्स के ऊपर। तो कहीं ना कहीं एडिक्वेट डिस्क्लोजर देने, सो दैट पीपल कैन अंडरस्टैंड द इंफॉर्मेशन एंड इफेक्ट्स ऑफ मटेरियल इवेंट्स एंड ट्रांजैक्शन। क्या ये बेसिक सी बात समझ आई? हाँ सर समझ गए। अब सर एक बात बताओ, अगेन क्या वही बात है, जो हमारा एफआरएफ है ये सर कौन सा हो सकता है? मैंने कहा यहां पे भी एफआरएफ जो है फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क और कंप्लायंस फ्रेमवर्क हो सकता है। ये जो एफआरएफ है ये आपका जनरल पर्पस फ्रेमवर्क भी हो सकता है, स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क भी हो सकता है, ठीक है सर। पर मेन चीज हमको देखनी है एडिक्वेसी ऑफ डिस्क्लोजर। कहीं ना कहीं इसके साथ आपको एडिक्वेट डिस्क्लोजर देने हैं, सो दैट पीपल कैन अंडरस्टैंड द ट्रांजैक्शन एंड द इफेक्ट ऑफ द सेम। यू आर गेटिंग द पॉइंट और नॉट? यस सर। अब जल्दी से एक बार अपने ऐसे पे आओ तो देखो क्या कहता है। सबसे पहले यहां पे बात करें कि एप्लीकेशन ऑफ ऐसे, सेम टू सेम, डिट्टो सेम, तो यहां लिख दो एकदम डिट्टो एज ऐसे 800।
ठीक है सर, खुश हो गए हम तो। अब इसके बाद यहां पे जो मसाला दे रखा है, इस मसाले को अपने को फोकस करके समझना है। सर ये मसाला क्या कहता है? ये मसाला कहता है, सुनो ना, ऑडिटर का दर्द है ये क्या है? ये ऑडिटर का दर्द है। सर दर्द किस चीज को लेके? सपोज हम ऑडिट कर रहे हैं कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, तो क्या हम पूरा ऑडिट एकदम भरपूर तरीके से करते हैं? हाँ सर, हम भरपूर तरीके से करते हैं। बट अगर मैं कहूं आपको ऑडिट करना है सिर्फ सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, लेट्स से सिर्फ पीएनएल अकाउंट, या मैं आपको कहूं कंप्लीट सेट नहीं करना, आपको सिर्फ ऑडिट करना है डेटर्स का, क्या आप सिर्फ डेटर्स का ऑडिट कर पाओगे? मैंने कहा द आंसर इज नो। हमें कहीं ना कहीं जब आप कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट कराओगे तभी हम सिंगल का करेंगे, तभी हम स्पेसिफिक एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट करेंगे, वरना नहीं करेंगे। पूछो क्यों? पूछो क्यों? मैंने कहा क्योंकि मेहनत बहुत है, मेहनत बहुत है। तो ये देखो क्या कहता है, कंप्लायंस विद द रिक्वायरमेंट ऑफ एसेस relevant to SFS or SEFS may not be practicable when the auditor is not engaged to audit the complete set of financial statement। यानी अगर एज अ ऑडिटर आपसे कंप्लीट सेट ऑडिट नहीं करा रहे और बोल रहे हैं या तो SFS का ऑडिट करो या SEFS का ऑडिट करो, तो चुपचाप मना कर देना। अब सर मना क्यों करें? इसके रीजन दे रखे हैं। सबसे पहला रीजन, सारे बच्चे ध्यान से समझना, यह कहता है ऑडिटर को वो सेम अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी एसएफएस या एसईएफएस का ऑडिट करके जो उसको कंप्लीट सेट करके होती। तो पहला रीजन जो आपको यहां पे ध्यान में रख के चलना है वो क्या है? ही डजंट हैव द सेम अंडरस्टैंडिंग। सर हम किसको अंडरस्टैंड करते हैं? मैं बोल बोल के थक गया, तुम सुन सुन के थक गए। ऐसे 315 अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी, इट्स एनवायरमेंट इंक्लूडिंग द इंटरनल कंट्रोल। तो ये कह रहा है जो एंटिटी है, इन्वायरमेंट है, इंक्लूडिंग द इंटरनल कंट्रोल, उसकी आपको उतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं मिलेगी छोटे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट करके जो कंप्लीट सेट करके मिलती। क्या ये बात समझ आई? हाँ सर, इसको मार्क कर लो, पॉइंट नंबर 1। दूसरा, ये कहता है अंडरस्टैंडिंग तो भाड़ में गई, आपको एविडेंस भी नहीं मिलेगा। सर एविडेंस किसको लेके? जो एविडेंस आपको मिलता है अबाउट द जनरल क्वालिटी ऑफ द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स और बाकी अदर इंफॉर्मेशन, जो आपको कब मिलता? अगर आप कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ऑडिट करते। तो फटाफट सारे बच्चे बताओ, दो चीजें हमारे पास क्या मिसिंग है? सर अंडरस्टैंडिंग मिसिंग है अबाउट द एंटिटी एंड इट्स एनवायरमेंट। दूसरी चीज जो हमारे पास मिसिंग है वो है ऑडिट एविडेंस की क्वालिटी के बारे में इंफॉर्मेशन एंड अदर इंफॉर्मेशन। ठीक है सर, तो अगर आपके पास ये एविडेंस नहीं है तो क्या आपको एक्स्ट्रा एविडेंस इकट्ठा करना पड़ेगा? हाँ, जब भी मैं बोलता हूं एक्स्ट्रा एविडेंस इकट्ठा करो, सपोर्टिंग एविडेंस इकट्ठा करो, सर उसको क्या बोलते हैं? कोरबो लोरबो जीत बोरे, यानी प्यार से हम उसको बोलते हैं कोरोबोरेटिव ऑडिट एविडेंस। सो अकॉर्डिंगली क्योंकि एविडेंस की कमी है, मैंने कहा कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम एक्स्ट्रा एविडेंस इकट्ठा करके चलेंगे। सो ऑडिटर में नीड टू फर्दर एविडेंस टू कोरोबोरेट द ऑडिट एविडेंस एक्वायर्ड फ्रॉम अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। क्या ये तीनों पॉइंट्स क्लियर है? हाँ सर। अब सर एक बात बताना, ये कहता है जब आप एडिशनल एविडेंस इकट्ठा करोगे, कोरोबोरेटिव एविडेंस इकट्ठा करोगे, क्या आपको नहीं लग रहा कि एक सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट या स्पेसिफिक एलिमेंट के लिए आपसे बहुत मेहनत कराई जा रही है? हाँ सर, बहुत मेहनत कराई जा रही है। तो जब आपको रिजल्ट उतने नहीं मिल रहे बट एफर्ट ज्यादा लग रहे हैं, सर इसको क्या कहते हैं? डिसप्रपोर्शनेट एफर्ट। कहीं ना कहीं आपसे डिसप्रपोर्शनेट एफर्ट कराए जा रहे हैं। तो ये कह रहा है जब भी आपका ऑडिट होता है एसईएफएस का, सर किसका मतलब है? एसईएफएस, मतलब एसएफएस की बात भी नहीं की, एसएफएस तो फिर भी एक सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है। ये कह रहा है जब आप एसईएफएस का ऑडिट करते हो तो आपसे डिसप्रपोर्शनेट एफर्ट लगाया जा रहा है फॉर द आइटम बीइंग ऑडिटेड। फॉर एग्जांपल, इन्होंने एग्जांपल लिया अकाउंट्स रिसीवेबल का। अगर सपोज मैं डेटर्स की टेस्टिंग कर रहा हूं तो क्या मेरा डेटर रियलाइज होगा? ये किस पे डिपेंड करता है? सर डेटर रियलाइज होगा कि नहीं, वो डिपेंड करता है क्या डेटर का धंधा चलता रहेगा, क्या डेटर एक गोइंग कंसर्न है। तो ये कहता है ऐसे 570 गोइंग कंसर्न की रिक्वायरमेंट्स में भी रेलिवेंट इन अ ऑडिट ऑफ डेटर। अगर डेटर गोइंग कंसर्न होगा तभी डेटर पैसे देगा, वरना डेटर कैसे पैसे देगा? अब एक बात बताओ, क्या मैं एक डेटर का गोइंग कंसर्न चेक करूं? मैंने कहा नहीं, दिस इज इम्प्रैक्टिकेबल, दिस इज इम्प्रैक्टिकेबल बिकॉज ऑफ द ऑडिट एफर्ट रिक्वायर्ड। तभी तो मैं कह रहा था कि जब भी ऑडिट मिले एसएफएस का, एसईएफएस का, तो देख लेना आपको कंप्लीट सेट का भी ऑडिट मिल रहा है, देख लेना आपको कंप्लीट सेट का भी ऑडिट मिल रहा है। तभी आपने कंक्लूड करना है क्या? सर इट मे नॉट बी प्रैक्टिकेबल, इसी वजह से इट मे नॉट बी प्रैक्टिकेबल। सो डिस्कस विद द मैनेजमेंट, क्या आपको फिर इस केस में कोई अनदर टाइप ऑफ एंगेजमेंट कर लेनी चाहिए। अब सर ये अनदर टाइप ऑफ एंगेजमेंट क्या है? तो मैंने कहा अभी तक पहले जो हुआ उसको समराइज करो। सबसे पहले एक बात बताओ, क्या अगर आप कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऑडिटर नहीं हो तो क्या आप एक सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऑडिटर बनोगे? मैंने कहा नहीं। क्या आप एक स्पेसिफिक एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऑडिटर बनोगे? मैंने कहा नहीं। बताओ क्यों? सर दो रीजन है। क्या क्या नहीं है? मैंने कहा अंडरस्टैंडिंग नहीं है और एविडेंस नहीं है। बोलो मेरे साथ,
अंडरस्टैंडिंग नहीं है अबाउट द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट, प्लस हमारे पास एविडेंस नहीं है किसको लेके, मैंने कहा एविडेंस नहीं है अबाउट द जनरल क्वालिटी ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स एंड अदर इन्फॉर्मेशन। क्योंकि एविडेंस नहीं है तो कोरोबोरेट करना पड़ेगा, एंड कोरोबोरेट करने में डिस्प्रोपोर्शनेट एफर्ट लगता है। फिर जो इन्होंने अजीब सा एग्जांपल दे रखा वो याद रखना, ऐसे 570 की रिक्वायरमेंट चेक करनी पड़ती है इन चेकिंग द डेटर्स, विच इज समथिंग विच इज नॉट प्रैक्टिकेबल। कम ऑन, विच इज समथिंग विच इज नॉट प्रैक्टिकेबल। एंड लास्ट में क्या बोलेंगे, अगर तुम कंप्लीट सेट ऑडिट नहीं कराना चाहते और तुमको एसएफएस चेक कराना है या एसीएफएस चेक कराना है तो ऑडिट मत कराओ। तो सर क्या कराएं, कुछ भी कराओ, कुछ भी कराओ। तुमको मन लगता है तुम एसआरई करा लो, यानी तुम रिव्यू करा लो, पर ऑडिट नहीं करेंगे। तुमको लगता है कि तुमको सिर्फ डेटर्स की टेस्टिंग करनी है तुम्हारे हिसाब से, तो तुम हमसे एसआरएस करा लो, एसआरएस 4400 वाला करा लो। 4400 में क्या होता है सर, 4400 होता है एग्रीड अपॉन प्रोसीजर। जैसा तुम प्रोसीजर बोलोगे वैसा प्रोसीजर लगा के मैं डेटर्स चेक करके दूंगा, बट ऑडिट नहीं करके दूंगा। तो यही पॉइंट्स आपने ध्यान रखने हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। लास्ट बार रिवाइज करा रहा हूं, फटाफट सारे बच्चे फोकस करो। जय महाकाल। मैंने कहा वेरी गुड, सारे बच्चे फटाफट बताओ सबसे पहला रीजन क्या है। सर हम कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का अगर ऑडिट नहीं मिल रहा तो ना तो एसएफएस ना एसीएफएस को ऑडिट एक्सेप्ट करेंगे। मैंने कहा क्यों, यही सवाल आईसीए पूछेगा तो बोलेंगे ना तो सेम अंडरस्टैंडिंग है, ना हमारे पास ऑडिट एविडेंस है प्रॉपर अबाउट द क्वालिटी ऑफ अकाउंट्स, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स एंड अदर इंफॉर्मेशन। क्योंकि दोनों चीजें नहीं है तो हमें एडिशनल एविडेंस इकट्ठा करना पड़ेगा टू कोरोबोरेट द एविडेंस, एंड इसके अंदर जाएगा डिस्प्रोपोर्शनेट एफर्ट। बोलो मेरे साथ, डिस्प्रोपोर्शनेट एफर्ट। एक और बार, डिस्प्रोपोर्शनेट एफर्ट। क्या तुम डिस्प्रोपोर्शनेट एफर्ट लगाओगे? मैंने कहा नहीं। तो क्या करें, ऑडिट से किसी और एंगेजमेंट में शिफ्ट हो जाओ, या तो रिव्यू एंगेजमेंट में शिफ्ट हो जाओ जहां लिमिटेड अश्योरेंस मिलती है, या यू कैन शिफ्ट टू अ एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स एंगेजमेंट। इज दिस पॉइंट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? द आंसर इज यस। अब सारे बच्चे आ जाओ, एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ एफआरएफ। इस सेशन की स्टार्टिंग में मैंने क्या कहा था, एक्सेप्टेबिलिटी के लिए क्या चाहिए सर, एडिक्वेट डिस्क्लोजर। कहीं ना कहीं एडिक्वेट डिस्क्लोजर होने चाहिए। तो देखो क्या कहता है, ऐसे 210 कहता था डिटरमाइनिंग द एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ एफआरएफ। मैंने कहा ठीक है, जब भी आप ऑडिट करोगे सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट या एसीएफएस का, तो हमें क्या देखना है, एडिक्वेट डिस्क्लोजर हो। किसके लिए? इंटेंडेड यूजर के लिए, ताकि वो अंडरस्टैंड कर सके फाइनेंशियल स्टेटमेंट के, उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को या एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। सर ठीक है, वो समझ सा है, एंड ही कैन अंडरस्टैंड द इफेक्ट ऑफ मटेरियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स। अब ये मटेरियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट का एग्जांपल हमने क्या डिस्कस किया था सर, अगर इंसॉल्वेंसी हो जाती है किसकी, डेटर की, तो इस वजह से हमें कहीं ना कहीं प्रोविजन बनाना पड़ा। तो ये बात आपने डिस्क्लोज करके चलनी है। अब सर एक बात बताओ, ये जो एफआरएफ है ये कहां से आएगा? तो पिछले स्टैंडर्ड में भी ये सीखा था, आईसीआई दे सकती है, यानी स्टैंडर्ड सेटिंग ऑर्गेनाइजेशन। या ये एफआरएफ कहां से आ सकता है, कोई लॉ रेगुलेशन दे सकती है। मैंने कहा वेरी गुड, जो भी दे, वी डोंट गिव अ डैम, हमें चाहिए एडिक्वेट डिस्क्लोजर, हमें चाहिए एडिक्वेट डिस्क्लोजर। बस आपने ये बात समझ के चलनी है। तो अभी तक हमने क्या सीखा सर, हम इन केसेस की वजह से कहीं ना कहीं जब सीएफएस का ऑडिट नहीं मिलता तो हम एसएफएस और एसीएफएस का ऑडिट नहीं करेंगे, प्लस हम जब भी एक्सेप्टेबिलिटी देखेंगे तो हमारा फोकस रहेगा एडिक्वेसी ऑफ डिस्क्लोजर। क्या यहां तक सारी बातें क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। अब सर एक बात बताओ, जैसे आपने पिछले ऐसे में 3 एसेस का तड़का लगाया था, याद है पिछले ऐसे में कौन से ऐसे का तड़का लगाया था? फटाफट रिवाइज कराओ। ऐसे 800 की जब हमने रिवीजन करी तो कौन से एसेस का तड़का लगाया था? सबसे पहले मटीरियलिटी। तो मैंने आपको कहा था कि कहीं ना कहीं जैसे आप मटीरियलिटी सारे स्टैंडर्ड्स और एसेस में, सारी एंगेजमेंट में निकालते हो, ऑडिट एंगेजमेंट में, वैसे ही स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट की भी मटीरियलिटी निकलेगी। बट यहां हम किसकी नीड्स कंसीडर करेंगे सर? बाकी केसेस में कॉमन यूजर्स होते हैं, यहां स्पेसिफिक यूजर। वो स्पेसिफिक यूजर फटाफट मेरे को चैट बॉक्स में बताओ। जो बच्चे रिकॉर्डेड देख रहे हैं कमेंट सेक्शन में बताना, मैं अब बता रहा हूं। टेक अ पॉज एंड राइट इट डाउन। नाउ आई एम टेलिंग यू, सीआरसी टर, सीआरसी टर, क्रेडिटर, रेगुलेटर, कॉन्ट्रैक्टर, इन सब की बात की थी। यस सर। दूसरा पॉइंट क्या था? मैंने कहा मटीरियलिटी के बाद टीसीडब्ल्यूजी था, कि इन दोनों के टीसीडब्ल्यूजी अलग अलग हो सकते हैं। देन वी डिस्कस्ड अबाउट द ऑडिट रिपोर्ट, एंड ऑडिट रिपोर्ट में मैंने क्या बोला था सर, अटेंशन ड्रॉ करना पड़ेगा कि ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क के हिसाब से बने हैं, सो दे मे नॉट बी सुटेबल फॉर अदर पर्पस। प्लस हमें रिस्ट्रिक्शन ऑन डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूज लगानी थी। क्या ये स्पेशलिटीज थी? हाँ। यहां स्पेशलिटी क्या है? मैंने कहा 3, 1 2 3 मटीरियलिटी रिटर्न्स। कहीं ना कहीं मटीरियलिटी रिटर्न्स, 2 बातें आ जाएंगी सर। ऑडिट एविडेंस, मैंने कहा ऑडिट एविडेंस क्या है? बड़ा सिंपल है। तुम किसका ऑडिट कर रहे हो? कंप्लीट सेट का। तुम किसका ऑडिट कर रहे हो? कंप्लीट सेट के साथ साथ एसएफएस का या एसीएफएस का। तो एक बात बताओ ना मेरे भाई, जब आपने कंप्लीट सेट का ऑडिट कर लिया तो क्या यहां की इंफॉर्मेशन एसएफएस में यूज हो सकती है? हाँ, इसी का तो सबसेट है। क्या यहां की इंफॉर्मेशन एसीएफएस में यूज हो सकती है? हाँ, इसी का तो सबसेट है। तो ये कहता है कहीं ना कहीं आप ऑडिट एविडेंस को वापस यूज कर सकते हो। तो ये कहता है व्हेन यू आर ऑडिटिंग बोथ। सर बोथ का क्या मतलब है? एसएफएस और एसीएफएस along with CFS, यानी कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट।
तो कहीं ना कहीं यू मे बी एबल टू यूज द ऑडिट एविडेंस जो आपको मिला वाइल ऑडिटिंग द कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बड़ी आसान बात है सर, और बताओ। मैंने कहा इसके साथ आपको बस याद रखना है हमें कौन सा एविडेंस चाहिए। हमारा एविडेंस कैसा हो, सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस हो, यानी हमें क्वांटिटी भी चाहिए क्वालिटी भी चाहिए। यही स्टडीज का भी रूल है। मैंने कहा वेरी गुड। अब अगला पॉइंट, इंटर रिलेशन। सर इंटर रिलेशन किसके बीच में? ऑब्वियस सी बात है, जब आप कंप्लीट सेट का ऑडिट कर रहे हो तो उसी में से तो सिंगल सेट निकला है, उसी में तो एसईएफएस निकाला है। हाँ सर, तो ये कह रहा है इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट विच आर अ पार्ट ऑफ कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड मेनी एलिमेंट्स ऑफ दोस इंक्लूडिंग द नोट्स आर इंटर रिलेटेड। कहीं ना कहीं एसएफएस और कंप्लीट सेट इंटर रिलेटेड है। मैंने कहा वेरी गुड। सो जब आप ऑडिट कर रहे हो एसएफएस का या एसईएफएस का, you may not be able to consider these financial statements और elements in isolation। कहीं ना कहीं क्योंकि ये कनेक्टेड है तो आप इनको अलग अलग नहीं देख सकते। सर एग्जांपल के साथ बताओ। मैंने कहा फॉर एग्जांपल अगर मैं डेटर्स की टेस्टिंग कर रहा हूं, अगर सिर्फ मैं डेटर्स की टेस्टिंग कर रहा हूं तो डेटर क्या है? क्या ये सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है? नहीं। क्या ये एसईएफएस है? हाँ। क्योंकि डेटर एक स्पेसिफिक एलिमेंट है तो मुझे एक बात बताओ, क्या मैं डेटर्स की टेस्टिंग कर पाऊंगा बिना सेल्स को कंसीडर करे? क्या मैं पीएनएल की सेल्स के बिना डेटर्स को टेस्ट कर पाऊंगा जो बैलेंस शीट में है? मैंने कहा नहीं। तो क्या मैं बोल दूं डेटर इज इंटर रिलेटेड विद द सेल्स इन द पीएनएल? आंसर इज यस। ये कहने की कोशिश कर रहा है कि आप सिर्फ डेटर का ऑडिट नहीं कर सकते इन आइसोलेशन, अलग अलग से डेटर का ऑडिट नहीं हो पाएगा। एंड लास्ट में कहता है इसी वजह से आपको कई बार प्रोसीजर्स करने पड़ेंगे ऑन इंटर रिलेटेड आइटम। यानी डेटर का इंटर रिलेटेड आइटम कौन है? सेल्स। सेल्स को भी बाबू चेक करके चलना पड़ेगा। तो पहली चीज शुभम सर ने सिखाई ऑडिट एविडेंस, यहां का एविडेंस यहां यूज कर लो। कहीं ना कहीं इंटर रिलेशन है, डेटर इज रिलेटेड टू द सेल्स। एंड लास्ट पॉइंट इज मटीरियलिटी। सर मटीरियलिटी वाला जो पॉइंट है, फील का पॉइंट है, जिस जिस बच्चे को फील आती है वो बता देगा। मैंने कहा कैसे? कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बड़ा है या सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट? सर कंप्लीट बड़ा है। कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बड़ा है या एसईएफएस? कंप्लीट बड़ा है। तो मटीरियलिटी किसकी ज्यादा होगी? कंप्लीट की ज्यादा होगी, इनकी कम होगी। तो कहीं ना कहीं ये कह रहा है when you are determining the materiality for SFS or SEFS, it may be feel की बात है, it may be lower than the materiality for CFS, affecting the aunty of procedures and uncorrected misstatement। कई बच्चे समझ भी गए होंगे कि मटीरियलिटी से नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ प्रोसीजर कैसे इंपैक्ट होती है। तो बड़ा सिंपल सा गेम है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। अगर मटीरियलिटी है तो इसके बेसिस पे कौन निकलेगी? परफॉर्मेंस मटीरियलिटी। अब परफॉर्मेंस मटीरियलिटी के बेसिस पे डिसाइड होता है नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ प्रोसीजर। सर कैसे? अगर परफॉर्मेंस मटीरियलिटी ऊपर है तो ये कम हो जाएगी, अगर परफॉर्मेंस मटीरियलिटी कम है तो नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ प्रोसीजर्स बढ़ जाता है। ठीक है। प्लस अल्टीमेटली जो मिसस्टेटमेंट मिलती है उनको भी चेक करना पड़ता है कि वो मटेरियल है या नहीं। कौन सा ऐसे बताता है ये भी आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ ताकि मुझे पता चले कौन कौन बच्चे हैं जो अच्छे से पढ़ रहे हैं। ठीक है। तो अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट ऐसे 450 मैंने बता दिया, ऐसे 450 यूज करके आप देखते हो कि वो मटेरियल है कि नहीं। सो आई होप ये पूरे तीनों पॉइंट्स क्लियर है। बस हेडिंग्स याद रखना, ऑडिट एविडेंस, इंटर रिलेटेडनेस एंड लास्ट पॉइंट इज मटेरियलिटी। फील की बात है, इस ये बड़ा फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो ज्यादा मटेरियलिटी, छोटा फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो मे बी लोअर। एंड कहीं ना कहीं मटेरियलिटी कम होगी तो परफॉर्मेंस मटेरियलिटी भी कम होगी। एंड अकॉर्डिंग आपको थोड़े हो सकते हैं प्रोसीजर्स वगैरह उस हिसाब से करने पड़े। एंड अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स को भी देख के चलना पड़ेगा। अब आता है सर लास्ट पार्ट ऑफ दिस ऐसे, एनर्जी। वेयर इज द एनर्जी? सर वी हैव द एनर्जी। पानी के 2 घूंट लगाओ और रेडी हो जाओ अबाउट द लास्ट पार्ट ऑफ दिस ऐसे। सर ये किसकी बात करता है? फॉर्म ऑफ ओपिनियन। मैंने कहा फॉर्म ऑफ ओपिनियन बड़ा सेम है, जैसे आप अपना नॉर्मल ओपिनियन बनाते हो ऐसे 700 में सेम वैसे ही ओपिनियन बनेगा। अब इसमें कुछ मसालेदार बातें होंगी, उन पे हम फोकस करके चलेंगे, ध्यान से समझते चलना। ठीक है सर। ये कहता है जो भी आप ओपिनियन बनाओ देख लेना एप्रोप्रिएट होना चाहिए इन सर्कमस्टेंसेस, यानी चाहे आप अनमॉडिफाइड दो या आप मॉडिफाइड ओपिनियन दो, वी डोंट गिव अ डैम, बस एप्रोप्रिएट होना चाहिए। मैंने कहा ठीक है। अब सर एक बात बताओ, कई बार हमको बताना पड़ता है ना that the financial statements have been prepared in all material respects as per the applicable FRF। मैंने कहा हाँ, पर एक बात बताओ, क्या कभी ऐसा सुना है स्केड्यूल 3 सिर्फ पीएनएल की बात कर रहा है? मैंने कहा नहीं। क्या स्केड्यूल 3 सिर्फ बैलेंस शीट की बात करता है? मैंने कहा नहीं। स्केड्यूल 3 कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करता है, यानी स्केड्यूल 3 बात करता है बैलेंस शीट की, पीएनएल की, नोट्स टू अकाउंट, डिस्क्लोजर, कैश फ्लो, एवरीथिंग। तो क्या मैं बोल दूं एफआरएफ सिर्फ पीएनएल के लिए मिलना मुश्किल है, एफआरएफ सिर्फ बैलेंस शीट के लिए मिलना मुश्किल है, एफआरएफ सिर्फ डेटर्स के लिए मिलना मुश्किल है? आंसर इज यस। तो जो कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एफआरएफ है उसी में से आपको एफआरएफ निकालना पड़ेगा इन छोटे आइटम्स के लिए। तो देखो क्या कहता है, सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एसईएफएस इनके लिए एप्लीकेबल एफआरएफ हो सकता है, मार्केट में एक्सप्लिसिटली अवेलेबल नहीं है, अलग से अवेलेबल नहीं है। तो दिस मे बी द केस जब आपका एफआरएफ आईसीएआई ने बनाया, ठीक है, किसी स्टैंडर्ड सेटिंग ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया फॉर कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मैंने कहा ठीक है।
तो हम क्या करें, मैंने कहा कोई बात नहीं, आप अपना ओपिनियन उसी एफआरएफ के हिसाब से दे देना। तो देखो क्या कहता है, आपको बोलना होता था ना कि हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड है इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट्स एज पर द एफआरएफ। मैंने कहा हाँ, तो आपके केस में जो कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एफआरएफ है वही वही आपका एफआरएफ बन जाता है। तो आपने बस ये देखना है कि आप तभी बोलो दैट दे हैव बीन प्रिपेयर्ड एज पर द एप्लीकेबल एफआरएफ और दे गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू जब यू कंप्लाई फुली, जब यू कंप्लाई फुली विद द फ्रेमवर्क रेलिवेंट टू द पर्टिकुलर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी पीएनएल, बैलेंस शीट या सीएफएस कैश फ्लो स्टेटमेंट, और योर पर्टिकुलर एलिमेंट, एलिमेंट का क्या मतलब है, कोई डेटर कोई क्रेडिटर जो भी है वो कंप्लाई कर रहा है विद एफआरएफ इंक्लूडिंग द नोट्स एंड डिस्क्लोजर। तो अगेन कब बोलूंगा मैं कि डेटर्स आर प्रेजेंटिंग अ ट्रू एंड फेयर व्यू, जब डेटर्स शेड्यूल 3 के हिसाब से हैं, जब डेटर्स शेड्यूल 3 के हिसाब से अकाउंटेड है, जब डेटर्स के पूरे डिस्क्लोजर एज पर शेड्यूल 3 है। छोटी सी बात है, बस समझ के चलनी है, ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है सर। और फेयर प्रेजेंटेशन का तो आपको पता ही है, यू नो ना व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क एंड कंप्लायंस फ्रेमवर्क। यस सर, कंप्लायंस फ्रेमवर्क और फेयर प्रेजेंटेशन में यही फर्क है, फेयर प्रेजेंटेशन कहता है कंप्लाई करो, बट जरूरत पड़ने पे कुछ एडिशनल डिस्क्लोजर दे देना, जरूरत पड़ने पे आप कहीं ना कहीं डिस्क्लोजर्स को कम भी कर सकते हो सो दैट यू आर एबल टू अचीव फेयर प्रेजेंटेशन। ठीक है, ठीक है सर, अल्टीमेटली आपकी जजमेंट है, जो ठीक लगे करो, ठीक है सर। अब सर फॉर्मिंग एन ओपिनियन में ये सब मामला क्या दे रखा है, मैंने कहा आओ एक गेम खेलते हैं, कौन बनेगा ऑडिटर। ठीक है सर, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे ये रहा, एक ऑडिटर इंगेजमेंट कर रहा है, सर किसकी, कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सिंगल सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बताओ कितनी ऑडिट रिपोर्ट आएंगी, बताओ कितनी ऑडिट रिपोर्ट आएंगी। मैंने कहा 2, अलग अलग एंगेजमेंट है, अलग अलग एंगेजमेंट है तो अलग अलग ऑडिट रिपोर्ट। ठीक है सर, अलग अलग पैसे भी मिले होंगे। मैंने कहा वेरी गुड। अब एक बात बताओ, क्या कंप्लीट सेट और सिंगल सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट साथ में पब्लिश हो सकते हैं। आपने कहा ऑडिट रिपोर्ट तो अलग अलग आएगी, बट ये क्या साथ में पब्लिश हो सकते हैं, द आंसर इज यस। बट अब इसमें गेम है, अगर दोनों साथ में होंगे तो यूजर को कैसे पता लगेगा कंप्लीट सेट अलग है सिंगल सेट अलग है। मैंने कहा डिफरेंशिएशन, कहीं ना कहीं जब मैनेजमेंट प्रेजेंटेशन कर रहे हैं इन दोनों की तो उसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, ये कंप्लीट सेट इसके ऊपर लिखो कंप्लीट सेट, ये सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट इसके ऊपर लिखो सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दोनों को डिफरेंशिएट करके चलना पड़ेगा। क्लियर है, क्लियर है सर। तो ये कह रहा है अगर प्रेजेंटेशन डिफरेंशिएटेड नहीं है तो रिक्वेस्ट द मैनेजमेंट, आप मैनेजमेंट को रिक्वेस्ट करो भाई इसको रेक्टिफाई करे। एंड अगर उसने नहीं माना, अगर उसने नहीं माना तो सर हम क्या करें। मैंने कहा सिंपल सी बात है, आप यहां पे डिफरेंशिएटेड ओपिनियन दोगे एंड कहीं ना कहीं अपनी ऑडिट रिपोर्ट इशू नहीं करोगे अनलेस यू आर सेटिस्फाइड विद द प्रेजेंटेशन। तो देखो क्या कहता है, कहीं ना कहीं जब आप दोनों का ऑडिट कर रहे हो तो आप सेपरेट ओपिनियन दोगे ईच एंगेजमेंट पे। ठीक है, अगर दोनों साथ में पब्लिश है तो क्या दोनों पब्लिश हो सकते हैं, मैंने कहा हो सकते हैं, बट याद रखना डिफरेंशिएट होने चाहिए। बट अगर प्रेजेंटेशन डिफरेंशिएटेड नहीं है, आस्क द मैनेजमेंट टू रेक्टिफाई। प्लस आप क्या कर सकते हो, डिफरेंशिएटेड ओपिनियन दे सकते हो या फिर डोंट इशू द रिपोर्ट अनलेस यू आर सेटिस्फाइड विद द डिफरेंशिएशन। तो इस पे आईसीए केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बहुत ही मरियल क्वेश्चन आएगा, यू विल बी एबल टू हैंडल इट। ठीक है सर। अब सर एक बात बताओ, ये क्या नया मसाला है, मॉडिफाइड ओपिनियन ईओएम पैरा ओम पैरा। मैंने कहा बड़ी सिंपल चीज है, देखो क्या कहता है, इधर आओ। तो सपोज मानो आपका जो कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसमें क्या है सर, उसमें कहीं ना कहीं मॉडिफाइड ओपिनियन है। मैंने कहा ठीक है, कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मॉडिफाइड ओपिनियन है एज पर एसए 705 या उसमें 706 का ईओएम पैरा या ओम पैरा है। मैंने कहा ठीक है, अब अगर इसका इफेक्ट एसएफएस पे आ रहा है या एसईएफएस पे आ रहा है तो इनकी रिपोर्ट में भी आप मॉडिफाइड ओपिनियन दे सकते हो या ईओएम और ओम पैरा डाल सकते हो। क्या ये बेसिक सी बात है? हाँ सर, इसमें तो कुछ मसाला था ही नहीं। मैंने कहा मसाला अब आएगा, अगर आपके कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे एडवर्स या डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन है, इसका क्या मतलब होता है सर, कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो मटेरियल मिसस्टेटमेंट है उसका इंपैक्ट परवेसिव भी है। परवेसिव, परवेसिव जाना नहीं। अगर उसका इंपैक्ट परवेसिव है तो दिल पे हाथ रख के बताओ क्या होता है परवेसिव का मतलब। सर जो हर जगह है, जिसका इंपैक्ट फैला हुआ है, तो जो कंप्लीट सेट में फैला हुआ है तो क्या उसने आपके एसएफएस को भी अफेक्ट किया होगा। मैंने कहा हाँ। क्या उसने आपके एसईएफएस को भी अफेक्ट किया होगा। मैंने कहा हाँ। तो ये कहता है एसए 705 doesn't permit an unmodified opinion on SFS और SEFS, क्योंकि इसका इंपैक्ट परवेसिव है गलती का, तो आप अपने SFS और SEFS पे अनमॉडिफाइड ओपिनियन नहीं दे सकते। बट अब ध्यान से समझना, SEFS क्या कहता है सर, SEFS कहता है मैं तो बहुत ही छोटा आइटम हूं, मैं तो बहुत ही छोटा आइटम हूं, मेरे अंदर गलती नहीं है, वो जो गलती परवेसिव है वो मुझे अफेक्ट नहीं करती। तो आप SEFS पे प्लीज अनक्वालिफाइड ओपिनियन दे दो। फील से समझना, SEFS कहता है मैं बहुत ही छोटा आइटम हूं,
जो मिसस्टेटमेंट परवेसिव है वो मुझे अफेक्ट नहीं करती। तो आप मेरे पे प्लीज अनमॉडिफाइड ओपिनियन दे दो, मुझे एज अ एक्सेप्शन अलाउ कर दो। ऐसे ने कहा ठीक है, ऐसे ने कहा ठीक है। तो देखो अगला पॉइंट क्या कहता है कि जब आप देते हो एडवर्स और डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन यानी इंपैक्ट मटेरियल और परवेसिव है, बट आप कहीं ना कहीं SEFS पे सेपरेट रिपोर्ट दे रहे हो, तो वहां पे आप अनमॉडिफाइड ओपिनियन दे सकते हो। ओ, और ये कब? सर ना नारे 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 ना। मैंने कहा ना तो लॉ रेगुलेशन इसको प्रोहिबिट करता है, ना आपका SEFS और कंप्लीट सेट साथ में ओपिनियन है, यानी द ओपिनियन इज नॉट पब्लिश्ड टुगेदर विद द ऑडिट रिपोर्ट कंटेनिंग एडवर्स और डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। एंड जो इसने कहा था ना मैं छोटा हूं, मैं छोटा प्यारा बच्चा हूं, ये सच में छोटा प्यारा बच्चा है, यानी इट डजंट कंस्टिट्यूट मेजर पोर्शन ऑफ CFS है, CS पता नहीं क्या बोल रहा हूं मैं, कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ये मेजर पोर्शन नहीं है। यहां आपका ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट कवर हो जाता है। प्लीज इसको मार्क कर लेना, इसी पे आपके पास केस स्टडी आ सकती है। क्या ये बात समझ आई? हाँ सर, अभी तक जो आपने बताया फटाफट सर रिवाइज कराओ। मैंने कहा सिंपल सी बात है, अगर आपके कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इधर देखो, अगर आपके कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में या तो एडवर्स ओपिनियन है या डिस्क्लेमर, मतलब इंपैक्ट मटेरियल भी है परवेसिव भी, मैंने कहा वेरी गुड। अगर इंपैक्ट मटेरियल और परवेसिव है तो एक बात बताओ, क्या सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी गलती का असर होगा? हाँ, तो इस पे अनमॉडिफाइड ओपिनियन नहीं दे सकते। क्या SEFS पे भी इंपैक्ट आएगा? मैंने कहा इस पे भी अनमॉडिफाइड ओपिनियन नहीं दे सकते, बट SEFS के लिए एक्सेप्शन है कि अगर वो 3 कंडीशन पूरी कर दे तो आप अनमॉडिफाइड ओपिनियन दे सकते हो। मैंने क्या कहा? सर कहता है मैं बहुत ही छोटा हूं, यानी ये मेजर पोर्शन नहीं है। दूसरा, लॉ रेगुलेशन को कोई दिक्कत नहीं है। एंड तीसरा, जो कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट रिपोर्ट है और SEFS की ऑडिट रिपोर्ट है, ये साथ नहीं देते। तो यही 3 केसेस अगर पूरे होंगे तभी मजा आएगा। फटाफट वीडियो को चाहो पॉज कर लो और तीनों पॉइंट्स को अभी रिकॉल कर लो, ठीक है सर? अब सर एक बात बताओ, सिंगल सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहता है क्या मेरे को भी एग्जामिशन मिलेगी? हमने कहा बाबा जी का ठुल्लू, सिंगल सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमेशा मेजर पोर्शन माना जाएगा, क्योंकि ये मेजर पोर्शन है। हम तुमको हाफ टिकट में आगे जाने नहीं देंगे। कई बार होता है ना, क्या मेरी भी सर छोटी टिकट लगेगी? नहीं, तुम बहुत बड़े हो चुके हो, ठीक है, तुमको छोटी टिकट नहीं मिलेगी, तुम्हारी कच्ची मीठी नहीं है, तुमको एग्जामिशन का फायदा नहीं मिलेगा, ठीक है सर? ये बात तो अब हम समझ गए। अब सर इसमें ये क्या लिखा है? अदर मैटर पैरा। मैंने कहा अदर मैटर पैरा वाला पार्ट तब आता है जब, इधर देखो, अभी मैंने आपको क्या कहा था कि अगर कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मान लो कोई क्वालिफाइड ओपिनियन है या कोई मॉडिफाइड ओपिनियन है, ठीक है, या वहां पे EOM पैरा है और वहां पे ओम पैरा है, तो अगर वो चीजें रेलिवेंट है SFS और SEFS में तो आप वापस उसको रेफर करोगे, यानी आप वापस SFS और SEFS में रिपोर्ट को या तो मॉडिफाई करोगे या EOM पैरा दोगे या ओम पैरा दोगे। बट एक बात बताओ, मान लो ये रेलिवेंट ही नहीं है, ये इसके लिए रेलिवेंट ही नहीं है, बट इट इज रेलिवेंट टू द यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसका हमारे SFS या SEFS से तो कोई लेना देना ही नहीं है। जो कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मॉडिफाइड ओपिनियन है, ओम पैरा, EOM पैरा, इसका SFS और SEFS से लेना देना नहीं है, बट इट इज रेलिवेंट टू द यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो सर इन सबको कौन से पैरा में डालें? मैंने कहा अदर मैटर पैरा। इनको आप अदर मैटर पैरा में डालो तो देखो क्या कहता है, व्हेन अ मॉडिफाइड ओपिनियन इज गिवन ऑन द कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, या EOM पैरा गिवन है, ओम पैरा गिवन है, विच इज नॉट रिलेटेड टू SFS और SEFS, बट स्टिल यू फील इसके बारे में यूजर्स को पता होना चाहिए, इट इज रेलिवेंट टू यूजर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ SFS और SEFS, तो फिर आप दोस्त इसके लिए ओम पैरा डाल सकते हो। अगेन अ केस स्टडी बेस्ड MCQ और समथिंग लाइक दैट कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जाम। एंड लास्ट में इन्होंने एक बहुत ही प्यारी बात बोली विच आई फील इज समथिंग डिफरेंट। सर वो क्या है? ये कहता है मान लो आपका जो कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, ठीक है सर, इसमें आपने डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दिया है, यानी आपने ओपिनियन ही नहीं दिया है। किसके ऊपर ओपिनियन दिया है? P&L के ऊपर और कैश फ्लोज के ऊपर। सर बैलेंस शीट का क्या हुआ? मैंने कहा बैलेंस शीट पे आपने अनमॉडिफाइड ओपिनियन दिया, बैलेंस शीट पे आपने अनमॉडिफाइड ओपिनियन दिया, तो याद रखना ये ऐसी चीज मुझे नहीं पता कैसे होती है, कहां होती है, बट दे रखी है बुक में, तो मैंने आपको समझा दी। कल को ऐसी मसालेदार चीज एग्जाम में डाल दे तो तुमको बदहजमी नहीं हो जानी चाहिए, तुमको आना चाहिए वो पॉइंट। तो प्लीज मेक श्योर यू आर एबल टू डील विद इट। तो देखो क्या कहता है कि अगर कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, बड़ी अजीब बात है, कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या है सर? कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो P&L है यानी रिजल्ट्स ऑफ ऑपरेशन और कैश फ्लो है, वहां पे तो डिस्क्लेमर है।
तो क्या हम बैलेंस शीट पे अनमॉडिफाइड ओपिनियन दे सकते हैं? आंसर इज यस, दे सकते हैं। अनमॉडिफाइड ओपिनियन ऑन स्टेट ऑफ अफेयर्स इज परमिटेड बिकॉज डिस्क्लेमर इज रिस्पेक्ट टू पीएनएल एंड कैश फ्लोज, नॉट विद रिस्पेक्ट टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल। ठीक है सर। अब इन्होंने आखिरी में कुछ एग्जांपल दे रखे स्पेसिफिक एलिमेंट्स के, मैं इनको एक बहुत ही अतरंगी तरीके से रिलेट करता हूं, वही मैं तरीका आपको बताता हूं। ठीक है सर। एक बैलेंस शीट में क्या आता है सर? डेटर्स आते हैं, पीपी आते हैं। मैंने कहा वेरी गुड, जल्दी से बताओ। तो सबसे पहले डेटर्स आते हैं, डेटर्स पे क्या बनाते हैं सर? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। वेरी गुड। और करंट एसेट्स के एग्जांपल बताओ? इन्वेंट्री। मैंने कहा और बताओ सर। इसके अलावा आप बोल सकते हो बाकी फिक्स्ड एसेट्स आते हैं, लाइक इंटेंजिबल एसेट्स। मैंने कहा हाँ। तो ये बेसिक बेसिक बातें ध्यान रख लेना। प्लस इनमें एक और एग्जांपल इन्होंने बताया, लायबिलिटी फॉर प्राइवेट पेंशन प्लान। तो लायबिलिटी फॉर प्राइवेट पेंशन प्लान में ये सब क्या आएगा? मैंने कहा सपोज आपने एम्प्लॉय से कोई ग्रेचुटी का पैसा ले रखा है, हाँ, वो आपको आगे उनको लौटाना है, तो वो आपके लिए लायबिलिटी है ना, तो अगेन वो चीज भी आपका इसका पार्ट बन जाती है। ठीक है सर। एक बात बताओ, ये प्राइवेट पेंशन प्लान वाला जो पॉइंट है, ये मैनेज कौन कर रहा है सर? ये बाहर का कोई फंड मैनेज कर रहा है, तो इसको कहते हैं शेड्यूल ऑफ एक्सटर्नली मैनेज्ड एसेट। तो कई बार होता है ना, ईपीएफ का ऑडिट होता है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड का, ये उसी की बात कर रहा है। तो सबसे पहले आपने बात करी किसकी? करंट एसेट्स की, डेटर, उस पे क्या बनता है? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, इन्वेंट्री। ये 3 एग्जांपल याद रखना और एक प्राइवेट पेंशन प्लान याद रखना, क्योंकि अगले पॉइंट में काम आता है। तो शेड्यूल ऑफ प्राइवेट पेंशन प्लान विच आर मैनेज्ड आउटसाइड, यानी एक्सटर्नली मैनेज्ड एसेट्स। ठीक है सर। सर आपने कहा था टेंजेबल और इनटेंजेबल, मैंने कहा इनटेंजेबल यहां कवर हो गए, टेंजेबल के लिए अलग पॉइंट। नेट टेंजेबल एसेट्स और उनके नोट्स, एंड लास्ट में सर कई एसेट्स हम ओन नहीं करते, हम भाड़े पे लेते हैं। तो अगला एसेट क्या आ जाता है? लीज प्रॉपर्टी, जिसके रिगार्डिंग आपको डिसबर्समेंट्स चेक करनी है। तो बड़ा सिंपल है, एक बार आंखें बंद करो फटाफट, एक बार रिकॉल करा दो। 30 मिनट्स हो गए यार भाई साहब, थोड़ा सा टेक्निकल है ना इसलिए हो गए। जल्दी से बताओ सर, सबसे पहला पॉइंट क्या था? मैंने कहा सबसे पहला पॉइंट आएगा आपका डेटर्स और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। वेरी गुड। इसके साथ साथ हमको क्या ध्यान रखना था? मैंने कहा इसके साथ मित्रों हमको ध्यान रखना था सर वो इंटेंजिबल एसेट, क्योंकि टेंजिबल के लिए अलग पॉइंट दे रखा है। प्राइवेट पेंशन प्लान की बारे में बात की थी, उसकी लायबिलिटी होगी उसी का जो एसेट है, क्योंकि वो पैसा हमने इंप्लॉय का रोक रखा है, उसका एक एसेट भी है जो हमने इन्वेस्ट कर रखा है। हाँ, तो शेड्यूल ऑफ एक्सटर्नली मैनेज्ड एसेट्स, ये सारे पॉइंट आपने ध्यान रखना। और कुछ एसेट भाड़े पे होते हैं, यानी लीज प्रॉपर्टी के डिसबर्समेंट। फटाफट देखो 2 क्वेश्चन जो आईसीए ने दे रखे हैं। सीएएम सूर्या इज द ऑडिटर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एन एंटिटी विच आर प्रिपेयर्ड एज पर द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोविजंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। जल्दी से बताओ, अगर कोई एफआरएफ कॉन्ट्रैक्ट बेस है, यानी कॉन्ट्रैक्टर सीआरसी टर, क्या ये ऐसे 800 वाला केस हो गया? मैंने कहा हाँ। प्लस जब आप उनके स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट कर रहे हो, तभी आपको ऑडिट मिला है ट्रेड रिसीवेबल्स का। एक बात बताओ, जब ऑडिट मिला है ट्रेड रिसीवेबल्स का, तो ये क्या बन गया सर? SEFS, स्पेसिफिक एलिमेंट और आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या आप इस तरह की एंगेजमेंट एक्सेप्ट कर सकते हो? मैंने कहा हाँ। मैंने आपको बोला था कि आपका जो FRF है वो कोई भी हो सकता है, फेयर प्रेजेंटेशन, कंप्लायंस फ्रेमवर्क, प्लस वो जनरल पर्पस फ्रेमवर्क भी होता है, स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क भी हो सकता है। तो आपका ऑडिट होगा इस केस में ऐसे 800 भी एप्लीकेबल हो जाएगा, एंड 800 और 805 यूज करके हो जाएगा। अब सर क्वेश्चन 2, G is offered the appointment of trade payable. Again ये क्या है? Audit of SEFS. However, the financial statements are prepared as per Companies Act 2013. कोई दिक्कत की बात नहीं है। Why it would be practically difficult to perform such audit? तो एक बात बताओ, क्या इस बंदे को कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट दिया गया? नहीं सर। तो इसके बताओ क्या क्या दिक्कतें आएंगी सर? 2 चीजें नहीं है। मैंने कहा क्या? अंडरस्टैंडिंग भी नहीं है, ऑडिट एविडेंस भी नहीं है। किसको लेके? अबाउट द रिलायबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स एंड अदर इन्फॉर्मेशन। क्योंकि नहीं है तो लेना पड़ेगा, कॉरोबोरेटेड एविडेंस लेना पड़ेगा, एंड इसमें क्या लगते हैं? एक्सटेंसिव अनएक्सपेक्टेड एफर्ट। तो आपने बस ये बोलना है अंडरस्टैंडिंग नहीं है। अरे बाबा, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, एविडेंस नहीं है, कोरोबोरेट करना पड़ेगा, ठीक है, एंड इट कैन लीड टू डिसप्रोपोर्शनेट एफर्ट। तो इस वजह से आपको डिस्कस करनी चाहिए अनदर टाइप ऑफ एंगेजमेंट। अनदर टाइप क्या? आप रिव्यू करो, ठीक है, रिव्यू करो, या फिर आप कोई और टाइप ऑफ एंगेजमेंट कर सकते हो, यानी यू कैन गो फॉर अ एग्रीड अपॉन प्रोसीजर। क्लियर है? क्लियर है सर। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, दैट्स ऑल फॉर राइट नाउ। यूं ही खुशी खुशी मल्ला अगर पढ़ते रहें, खुशी से पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। लगे रहो मित्रों, आगे बढ़ते रहो।